मिलके बातें मालूम करने के लिए, आपकी परेशानी समझने के लिए हम सब ताई के साथ इधर आ गए। लड़ेंगे। मेरा नाम है बलराम केवट। मैं 9 साल से निवासी कर रहा हूँ। न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न यहाँ लाइट की व्यवस्था है। जो रोड निर्माण किया था वो पूरी तरह से गड्ढा है, उनमें पूरी गंदगी फैली रहती है। पाइपलाइन जगह जगह टूट फूट है, पानी का निकास भी नहीं है और न ही स्कूल है और न तो यहाँ पंचायत है, न समिति है, न चिकित्सालय है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्लाट दिया तो 15-16 फीट गहरी मिट्टी है, तो अगर जमीन देगी तो मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ रहूँगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। एक ऐसा बांध है और दूसरा यहाँ, तो इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि इनको मालूम फोरकास्ट करने का तरीका। ये भर देते हैं रिजर्वायर को ऊपर तक, क्योंकि उनको जितना बिजली चाहिए जगह रहती नहीं। जो ही बाढ़ आ गई ये फटाफट खोल देते हैं। खोल दिया उन्होंने नीचे, उनको ये फिक्र नहीं नीचे वाला भी भरा पड़ा। अगर वहाँ से उन्होंने पानी छोड़ दिया, उनको नहीं मालूम है हमारे रिजर्वायर में कितना पानी आ रहा है। वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखा पानी बहुत आ गया तो उसने उठा के गेट खोलना शुरू कर दिया। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल होगा, ना कि सिर्फ नर्मदा रिजर्वायर पे, जो उस पर ट्रिब्यूटरीज हैं। 30 साल से यहाँ का एक फ़ोटो नहीं लिया गया है कि जब 2013 में बाढ़ हुई तो उसका ज़रा फ़ोटो देख लेते। दीदी हमारा तो मुआवजा मिल चुका, प्लाट अनुदान नहीं मिले, फिर हमारा क्या होगा? प्लाट भी नहीं मिला, प्लाट अनुदान नहीं दिया यार, ऑफिस बंद कर दिया, इसको नहीं मिला। इस धर्मपुरी में जब बसावट हो रही थी, हमको उस वक्त कहा गया 121 मीटर में कि आपको 1387 मकान डूबेंगे। 1387 मकान का मुआवजा तो मिल गया, कोई कम मिला, कोई भी ज़्यादा मिला। 400 मकान, 350-400 मकान बने हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई मकान नहीं बने हुए हैं। धर्मपुरी 70% डूब में है, ना वहाँ नाली का ठिकाना है, वहाँ नाली बना ही नहीं। रोड बनाया है, 1 इंच में रोड बनाया है, नाली है नहीं, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, और जो वाल लगे थे वो भी लोग चुरा के ले गए, डीपी लगी थी वो भी निकाल के ले गए। जो रोड के जिनको प्लाट मिलना था, जिनके मकान अभी फिलहाल रोड पे हैं और जिनके मकान अंदर थे, उन लोगों ने पैसा लेके प्लाट रोड पे ले लिए हैं, और जिनके बेचारों गरीब लोगों के जो रोड पे मकान थे उन लोगों को प्लाट पीछे मिल गए, जो कि खून नदी के पास में आते हैं। वहाँ पर पुनर्वास में वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग बाग वहाँ पर जाकर बसे। वहाँ के क्षेत्र को न तो नगरपालिका अधिकृत कर पा रही है सर, और उसके कारण नगरपालिका के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही है। जो मुआवजा आज से 10 साल पहले दिया गया था, वो मुआवजा पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से दिया गया था। आज जो परिवार पुनर्वास स्थल पर जाके बसेगा, अपना मकान बनाएगा, अपने जीवन को सुचारू रूप से चालू करेगा, नई ज़िंदगी जीने के लिए वो वहाँ जाएगा, आज उसको उतने पैसे में उसका पुनर्वास कहीं से कहीं तक नहीं होता। यह पोजीशन है धर्मपुरी में कि एक मकान डूबगा, फिर उसका दूसरा बाजू वाला डूब में नहीं है, बाजू वाला डूबगा, तीसरा मकान डूब में नहीं है, और ना पर यहाँ बसावट का कोई अच्छा है, और ना यहाँ पर लोगों को मुआवजा सही मिला है। चूँकि पुनर्वास की वजह से वहाँ पर जो सुविधाएं दी गई वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि जिससे वहाँ पर परिस्थापित की जा सके। मैं अनुदान लेने के लिए पटवारी गिरधावर साहब के पास में गया, मुझसे 10,000 रुपये मांगे गए, बोले 10,000 रुपये दे दो तो आपका अनुदान निकल जाएगा। मैंने पैसा नहीं दिया, मेरा अनुदान आज तारीख तक मुझे नहीं मिला। मेरा प्लाट जो है रोड के साइड में आना चाहिए था, वो उस प्लाट को उन लोगों ने पेंसिल से नंबर लिख करके लाए थे, मैंने पैसे नहीं दिए तो प्लाट मेरा बेच दिया गया दूसरे को, और मुझे मतलब जो है कि वहाँ खूच के किनारे प्लाट दिया गया। पुनर्वास में हमको प्लाट मिले तो बहुत दूर मिले, यहाँ से कम 2 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ नहीं लेटरिन का कई ठिकाना, नहीं बिजली का, नहीं पानी का, और पूरा जंगल बस गया है, पूरी झाड़ी हो गई, रावण बोबले हो गए। वहाँ पर कोई अकेले इंसान जाने की हिम्मत नहीं होता वहाँ पर, और थोड़े पैसे मिले थे वो भी खर्च हो गए, कैसे मकान बनाए, और उधर
खूज नदी है, उधर पास में प्लाट दिए, वो भी डूब में जा रहा है और इधर भी डूब में जा रहा है, तो हम कहाँ जाए। और ये सभी धर्मपुरी वालों के साथ में हुआ है। यहाँ गिरधावर ने पैसा कमाया, हराई ने पैसा कमाया, पटवारी ने पैसा कमाया, सारे लोग जितने अधिकारी डूब क्षेत्र के यहाँ NVDA के आए थे, सारे लोगों ने पैसा कमाया है। ये निमाड़ आप जो देख रहे हैं ये एक समतल क्षेत्र है। सभी प्रकार के फल, सभी सब्जियां और सभी तरह की फसलें जहां पर पाई जाती हो, यहाँ से इंदौर ही नहीं दिल्ली तक भी, ताकि और मां नर्मदा के पानी की वजह से सभी क्षेत्र एक संपन्नता मिली जो थी। पर ये राक्षस जो 17 मीटर के बाद निकलने वाला है, इस क्षेत्र को वो सबसे बड़ा हमारे लिए खतरनाक साबित होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 17 मीटर हाइट बढ़ाई गई है, उसमें हमें पूरा गांव डूब में आ रहा है, परंतु गवर्नमेंट तरफ से पुनर्वास की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कलबारा के रहने वाले हैं, मेरे को नीत मुआवजा मिला, नी प्लाट मिला। इस गांव में करीब 4000 से 4200 की आबादी है, एक ग्राम पंचायत है और यहाँ उच्च प्रकार की खेती होती है। और अगर गांव बस्ती डूबती है तो हमारे यहाँ की खेती भी इससे प्रभावित होती है। और सरकार आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है उसमें जीरो बैलेंस बताती है, जबकि पूरा का पूरा गांव आज भी जहां 100 साल पहले था आज भी वही मौजूद है। 2013 में बाढ़ आई थी और मेरा घर की पेड़ी 2 डूब गई थी। अगर 138 मीटर बांध पूर्ण होता है तो हम जहाँ बैठे हैं वो गांव तो खाली करना ही पड़ेगा, उसके साथ ही हमारे गांव से लगी ज़मीनें हैं उनको भी खतरा है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पानी, हमें तो ये डर है कि ये पानी आगे तक जाएगा और हमारी ज़मीनें जो हम हरी भरी फसलें अभी ले रहे हैं वो भी वहाँ पानी जा सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम हमारा घर छोड़ेंगे, ना हम हमारी खेती छोड़ेंगे और ना ही हम ये ज़मीन छोड़ेंगे। हम यहीं पर रहेंगे, हम हमारी जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो कोर्ट ने स्टे हमको हाई कोर्ट का दिया है, ये आंदोलन की एक ताकत और हम सबको मिलजुल कर आंदोलन के साथ चलने की एक करारी जीत हमको मिली है, जो सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा गया है। पुनर्वास नीति जो मध्य प्रदेश शासन की है उसमें ये पॉलिसी में ये है कि जहाँ जहाँ भी मछुआरा समुदाय को विस्थापित किया जाएगा तो वो मछुआरा सोसाइटी बनाई जाएगी और सहकारी सोसाइटी बना के उनको मछली का अधिकार दिया जाएगा। जो सरदार सरोवर का जलाशय बनने वाला है उस जलाशय पे मछली का अधिकार दिया जाएगा, उसके बाद ही उनका पुनर्वास पूरा हुआ माना जाएगा। केवल पैसा दे देने से या उनको घर प्लाट दे देने से ये नहीं कह सकते कि पुनर्वास पूरा हो गया। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार जो बोल रही है, आर्गुमेंट कर रही है कि वो लोगों को फंसा दिया गया है, लोगों को जीरो बैलेंस जो बता रही है मध्य सरकार एकदम झूठ है। अभी लोग पूरे घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी अपना रोजगार स्वयं चला रहे हैं, जबकि पुनर्वास स्थल पर किसी प्रकार का कोई रोजगार साधन नहीं है। मेरे 115 पेड़ अमरूद के गए पेड़, मेरे को एक पेड़ का 1 साल का 30 रुपए का मुआवजा निकाल के दिया है। मैं पूरे उनके रिकॉर्ड निकाल के मेरे पास रखे हुए हैं। तो शासन हमारे साथ बहुत बुरा अभद्र व्यवहार करता है। जो फैसला हुआ कि आपके गांव के अंदर 15 जो साथी थे जो कोर्ट के अंदर गए, तो ये फैसला हो गया कि उनको नहीं हटाया जा सकता। उनकी 24/2 जो नए कानून के तहत उनकी मालिकी को मान्यता देने का काम
उच्च न्यायालय के द्वारा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब 15 का हो सकता है तो पूरे गांव का क्यों नहीं हो सकता, और 15 का हो सकता है तो फिर पूरी घाटी का क्यों नहीं हो सकता। आप लोगों से बातचीत करने का इसका एक रिपोर्ट तय करेंगी और ये रिपोर्ट हम जरूर जो प्रधानमंत्री के हाथ में भी पकड़ाएगी, राज्य की सरकार के हाथ में भी पकड़ाएगी और कुछ मंत्रियों को भी हम देखेंगे। इससे संबंधित जो भी मंत्रालय है उससे हम जरूर मिलेगी। और जो कोर्ट में इसका केस चल रही है, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं, हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं उसको भी हम सौंपे कि यही हमारा फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है। एक एक परिवार को, एक एक वयस्क पुत्र को 8 सालों की नुकसान भरपाई कम से कम 1.5 लाख रुपए, मतलब 6 भाइयों का 7.5 लाख रुपए नुकसान भरपाई देने का आदेश है। ऐसे सैकड़ों परिवारों का जिनको आज तक ज़मीन नहीं मिली, ये आदेश है। जल समस्या में जैसे पीएचई विभाग को हैंडपम्प और ट्यूबवेल करने का काम है, तो वो भी कन्नी काट लेता है कि एनवीडीए के आधिपत्य में, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है कि हम वहाँ पे हैंडपम्प या ट्यूबवेल करवा सके। एनवीडीए उसको पंचायत को हैंडओवर करना चाहती, लेकिन कोई भी पंचायत लेना नहीं चाहती कि अव्यवस्थाओं के साथ अगर लेंगे तो चूँकि जो भी सरपंच है जीता है चुनाव, वोटर उसके ही है, वो आके रोज़ उसको परेशान करेंगे कि ये काम कर, ये काम कर, और फंड इतना आता नहीं है कि वो काम कहाँ से करेगा। हमारा ये गांव भीलखेड़ा है, ये डूबने बता रहे हैं, तो फिर हम इस गांव को छोड़ के कहाँ जाके रहेंगे। खेती बाड़ी डूब रही है, मकान डूब रहे हैं, इसके लिए सरकार ने हमारे लिए क्या सुविधा की। अभी ये 17 मीटर बड़ा है, इसमें 455 का पानी भरेंगे तो ये गांव तो क्या पर बड़वानी पानी जाएगा। ये बसावट में भी सर ये सब डूब में आने वाले हैं। कभी रोज तो बड़वानी डूब में जा रही, बड़वानी को क्यों नहीं बताई रहा कि दंगो हुई जाए, बड़वानी मुआवजा नहीं देवाए। करीब 500-600 से ऊपर है गांव, और हटेंगे भी नहीं। गांव डूब में जा रहा है, सरकार हमें यहाँ से उठा रही है, भगा रही है यहाँ से, हम ये छोड़ के कैसे जाएं। जब डूब में आता है तो बड़वानी में भी जो निचला इलाका है वो सब डूब जाता है, उसमें भी झटका आता है। जब बांध बंधा है तभी तो पानी चढ़ता है, ऊपर बरसा हुई, वहाँ से सब गेट खोल दिए तो पानी यहाँ चढ़ता है। बाढ़ का पानी जब आएगा तो प्रलय हो भी सकता है, इसलिए कि जब यहाँ पानी भरा रहता है तो ऊपर का पानी खोला जाता है तो वो कहाँ जाए, वो तो छिछलेगा। बांध की जो ऊंचाई है और भी जो 17 मीटर बढ़ाई जा रही है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि जो नर्मदा की जो ऊंचाई, बांध की जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, उससे कि यहाँ के जो पुनर्वास के जो लोग हैं, जितने भी नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जितने भी गांव आ रहे हैं, जो इंदिरा सागर जो वहाँ से बांध के पास से लगा के जितना भी डूब क्षेत्र का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ पर प्रभावित हो रही है। बारिश में इतना पानी 1 घंटे में 4 फीट 3 फीट बढ़ता है, तो बड़वानी के पास में बस स्टैंड है और नाले के जरिए से पहुंच जाता है। इस वजह से बड़वानी को भी खतरा है। ये अपना पूरा डूब के एरिया में चल रहा है, समरजंस एरिया। ये सामने नदी दिख रही है, बागनी नदी। इस तरफ गांव के उस तरफ 42 किसानों की खेती है जो सीधे डूब में जा रही है, और इसके आगे जाएंगे तो दूसरी तरफ एक दूसरी नदी है, उरी नदी। तो ये सारे रास्ते रुकेंगे कहीं भी जाने के लिए। बाकी किसानों के लिए जो 30-35 किसान बचे हैं, उनके लिए कहीं भी रास्ते नहीं रहेंगे। यहाँ पर 450 परिवार है, के करीब 2100 की आबादी है। और जब ये नदी की जो बाढ़ आती है, इससे ही हमारा गांव नीचे नीचे जो प्रभावित होता है। ये सामने जैसा ये हौज बना हुआ है, बैलगाड़ी तक यहाँ तक आता है। और ये 50-60 मकान 2013 में भी इसमें बाढ़ आई थी तो ये डूबे थे। और जब नर्मदा का पूरा पानी, ये बांध का पूरा पानी भरेगा, तो तब ये मतलब इस तरफ का जो पूरा हिस्सा है, सीधा जो डूब में 200 से 225 घर सीधे डूब में जाएंगे।
अगर इस हमारे गांव की स्थिति देखो और पुनर्वास स्थल की स्थिति देखो तो जो ऊपर का लेवल है उसी तरह पुनर्वास स्थल का भी लेवल भी है। सिर्फ कागज पे पुनर्वास हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो 26 गांव है उनका अभी तक पुनर्वास स्थल ही नहीं बना है मध्य प्रदेश में, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये बादल के यहाँ से 7 गांव ऊपर गांव है, इनका भी पुनर्वास स्थल ही नहीं बना है। आज जमीन दी है कुछ लोगों को बादल में, लेकिन अभी भी 19 लोग बाकी है और 30 लोग जो घोषित हुए उसमें से 11 लोगों को जमीन दिए, खातेदारों को। जमीन के बदले जमीन ही चाहिए। सरकार से पहले क्या हमको चेक बताया है कि और तुम SRP ले लो और तुमको जमीन जहाँ पसंद वहाँ ले, तो हम सरकार को ये बोले हैं कि कम से कम हम चेक नहीं लेंगे, हम SRP नहीं लेंगे, नगद पैसे भी नहीं लेंगे। हमारे गुजरात सरकार जो पुनर्वास बना रही एक गपशप बात करके आगे डालते हैं, पर खुद ये सुनाव नहीं करते। गुजरात सरकार अभी तक कोई नगर पालिका में बसात डालते हैं, वो पंचायत में डालते हैं। अभी शेखवा सिमड़ी में 15 दिन हो गया, वो सरपंच आया बुलडोजर लेकर के, जो सरकारें रोड के लिए मोटी वाजी बनाया था, ये सब वो एक मकान भी साथ में वो झाड़ पेड़ लगाया, ये भी तोड़ डाल के खत्म कर दिया। ये जमीन हमारी है। महाराष्ट्र में आज के दिन 791 परिवार सरकार के रिकॉर्ड में है, लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। जमीन क्यों नहीं मिली कि वो जैसा मध्य प्रदेश की कई स्थितियां बताई कि एक्स पार्टी कागज पे, जहां पे सरकार के पास जमीन ही नहीं है, लेकिन कागज पे उनको एक्स पार्टी दिखाकर उनका पुनर्वास हो गए, ऐसा करके दिखाए। तो जमीन डूब गए, मकान भी पानी में बहुत सारा डूब गए जल सिंधे में, लेकिन सरकार देखने भी नहीं आए। अभी क्या बोल रहे कि घर है नहीं तुम्हारा यहाँ पे। तो हमारा जमीन 80 मीटर पे डूबी, 100 मीटर में डूबी, इसका कोई नहीं। अब भी लेवल बता रही है कि 100 पर का, तो 122 का पानी है और 100 पर से कौन सा लेवल है, ऐसा हमारा कहना है। कि मेरा कहना है कि शासन होंगे पहला, ये देश में कानून का व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट को हम मान रहे थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी टप्पा नहीं बोल रहा। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है, अभी न्यायपालिका नहीं है, ये मेरा कहना है। महाराष्ट्र में 3600 परिवारों को जमीन मिली है, 10 पुनर्वास स्थल है, लेकिन जो बाकी है उनकी संख्या 1200 से ऊपर है। और डैम कैसे पूरा हो सकता है? ऐसे सैकड़ों परिवार है जिनका लैंड एक्विजिशन बाकी है, सैकड़ों परिवार है जिनको डिक्लेयर करना बाकी है। तो उसके लिए GRA जज बैठे हैं, वो जज जो सुनवाई करते हैं उसमें रिपोर्ट और ऑर्डर देने में टाइम लगता है, और तब तक ये बांध पूरी कर रहे हैं। और सिर्फ पुनर्वास नहीं है, हर जगह में जो न्यूनतम जो जरूरत है, रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चा का स्कूल दूर दूर भगा दिया 4-5 किलोमीटर, पढ़ने का सुविधा नहीं है, बिजली तो है ही नहीं बहुत जगह हमके का, ये सुविधा भी हम लोग देखा है। ये भादल गांव है, भादल गांव
खेतिया बाबा का ये गांव है, जहां पर उनके ही नाते पोते वगैरह रहते हैं बच्चे, और ये गांव सरदार सरोवर बांध से डूब प्रभावित है। लेकिन इन लोगों को घोषित नहीं किया है और कारण ये बताया है कि आपका रिकॉर्ड नहीं सही है, जबकि सरकार ने आके यहाँ पर सब जांच किया है, पूरे अधिकारी आके देखते हैं और बोलते हैं कि ये ज़मीन डूब में है, लेकिन आगे फिर जिले मुख्यालय पे या उसके आगे जाके ये गायब हो जाता है। ये लोगों की समझ के बाहर है। तो लोगों का अभी ये कहना है कि हमारा अधिकार बनता है डूब क्षेत्र में जो पहले से घोषित हुआ नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जीआरए के आदेश के अनुसार हमको जो जमीन मिले उसके पट्टे बनना चाहिए। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि आप लोग केंद्र को पकड़ो कि ये देश के आदिवासी को कहाँ भगाने चाहते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। ये देश के मालिक नहीं है आदिवासी। पहाड़ से निमाड़ तक की लड़ाई। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं,